हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदू में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस लग्न से बिल्कुल बाद में आता है। सेकंड हाउस का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सेकंड हाउस से ही हम हमारे जीवन की सारी ज़रूरतों को देखते हैं। सेकंड हाउस हमारे लिए एक पिलर की तरह काम करता है। सपोज करें कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो सबसे पहले अपने परिवार में जाता है। परिवार में जाने के बाद वो अपने पारिवारिक मेंबरों से मिलता है। यहीं से बच्चा बोलचाल सीखता है। साथ ही साथ यहाँ से ही बच्चे को संस्कार मिलते हैं। इसीलिए इस भाव को गुडनेस का भाव कहा जाता है, चाइल्डहुड का घर कहा जाता है, या फिर ये जो भाव है, ये भाव जो है वो गुडनेस का भाव भी कहा जाता है। अब परिवार कैसा होगा? सुख समृद्धि होगी, आपसी प्रेम होगा, आपसी संबंध होंगे, या फिर किस तरीके का व्यवहार परिवार के लोगों में होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सेकंड हाउस में ही देखने को मिलती है। सेकंड हाउस से ही हम हमारे जीवन में धन को देख सकते हैं। हम अपनी आमदनी का कितने परसेंट सेविंग करते हैं, ये जो भाव है, ये भाव हमारी खान पान को भी शो करता है। हमारे खान पान से संबंधित जो भी हमारा रुझान होता है, वो सारा की सारा जो है वो इसी भाव से देखने को मिलता है। हमारे घर की किचन भी इसी भाव से आती है। साथ ही साथ हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है, किस तरीके से हम बोलते हैं या किस तरीके से हमारा व्यवहार होता है, वो सभी सेकंड हाउस से देखने को मिलता है। यदि हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, सेकंड हाउस जो है वो हमारी आईज को शो करता है, हमारे टीथ को शो करता है। साथ ही साथ जो है, हम अगर बात करें कि हमारे सेकंड हाउस से संबंधित जितनी भी बीमारियां होंगी, वो सारी की सारी हम जाकर के सेवेंथ हाउस में देखेंगे, क्योंकि दोनों भाव में शुक्र की राशियां हैं और सेवेंथ भाव जो है वो सेकंड हाउस से अष्टम सिक्स भाव में पड़ता है। इसलिए सेकंड हाउस से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी वो हम जाकर के सेवेंथ हाउस में देखेंगे। सेकंड हाउस हमारा लॉकर भी है, चाहे वो लॉकर घर का हो, चाहे वो लॉकर आपका बैंक का हो, क्योंकि सेकंड हाउस आपके बैंक को भी कंसीडर करता है। ये हमारा धन का भाव है, या हमारी ज्वेलरी का भी हाउस है। जितना भी कीमती सामान होता है उसे हम घर के लॉकर में रखते हैं, या फिर हम उसे बैंक के लॉकर में रखते हैं। इसलिए सेकंड हाउस का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब भी कभी सेकंड हाउस पर किसी भी तरीके का एप्लीकेशन होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इस भाव से संबंधित जितने भी दोष होंगे वो सब हमें यहाँ से देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि क्या है? वृषभ राशि स्थिर स्वभाव की राशि है। साथ ही साथ ये हमारे राशि चक्र में दूसरे नंबर पर आती है। सम राशि है। साथ ही इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये जो राशि है, ये राशि आपकी वर्ण विभाजन अगर हम करते हैं तो वर्ण विभाजन में वृषभ राशि वैश्य को दिखाती है। साथ ही साथ ये पृथ्वी तत्व की राशि भी है। ये राशि अगर हम हमारे बॉडी की बात करें, हमारे शारीरिक अंग की बात करते हैं, तो वृषभ राशि हमारे आउटर पार्ट में हमारे फेस को इंडिकेट करती है। जबकि अगर हम इनर साइड की बात करते हैं तो वृष राशि जो है वो हमारे कंठ को शो करती है। कंठ मतलब हम किस तरीके की वाणी बोलेंगे। वाणी का कारक बुध होता है, लेकिन हमारी वाणी का जो तरीका होता है, हम मीठा बोलते हैं कि कड़वा बोलते हैं, कि हमारी बोली कर्कश होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सेकंड भाव से या वृषभ राशि से ही देखी जाती है, और शुक्र इसको कारक माना जाता है। वृश्चिक राशि जो है वो आपकी सौम्य राशि है। साथ ही साथ ये पृष्ठोदय है और ये तमोगुण वाली राशि भी है। वृषभ राशि और सेकंड हाउस दोनों जो भाव हैं वो इसीलिए स्थिर स्वभाव होने के कारण और पृथ्वी तत्व होने के कारण स्टेबल भी माने जाते हैं। हमारे सेकंड हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्वाज होते हैं, उनमें स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें सेकंड हाउस से संबंधित, जैसे हमें परिवार भी चाहिए, हमें धन भी चाहिए, हमें अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए।
इसलिए इस भाव से संबंध स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वृषभ राशि की अगर हम और बात करते हैं तो ये राशि जो है वो अपने क्षितिज पर बहुत कम समय के लिए रहती है। अन्य राशियों की तुलना में ये अपनी क्षितिज को बहुत जल्दी क्रॉस कर देती है। इसके साथ साथ कुंभ राशि की भी अगर हम बात करें तो कुंभ राशि भी इस राशि को बहुत जल्दी ही क्रॉस कर देती है। इस राशि की एक खास बात और भी है कि जब ये राशि स्थिर स्वभाव की मानी जाती है तो इस राशि के जो जातक होते हैं वो काफ़ी रुक रुक के सोच समझ के काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद ही अपने किसी काम को पूरा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कई बार कि ये जो राशि के लोग होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, उनको काम में फुर्ती नहीं होती। इसलिए कई बार ऐसे जातक जो है वो एग्रेशन में भी आ जाते हैं, गुस्से में भी आ जाते हैं। लेकिन वृषभ राशि सबसे अच्छी राशि मानी जाती है, खुशनुमा रहने वाली, खुश रहने वाली राशि भी मानी जाती है। इसलिए वृषभ राशि की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस राशि के जातकों को अपनी बुराई पसंद नहीं होती है। इसलिए ये एग्रेशन होने के कारण गुस्सा आ जाता है कि भाई हमें बुराई क्यों दी जा रही है, जबकि हम सोच समझ के काम कर रहे हैं अपने। तो ये जो भाव है सेकंड भाव हमारा पणफर भाव भी कहलाता है। पणफर भाव होने के कारण हमारी जितनी भी ट्रिनिटी ऑफ माइंड, थॉट या जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब हम सेकंड भाव से लेते हैं। ट्रिनिटी ऑफ माइंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितने भी हम डिसीजन लेंगे या जितनी भी चीज़ें हमारे जीवन में होगी वो सारी मानसिक तौर पर होती है, तो वो पणफर भाव में यानी कि सेकंड भाव में से ही ली जाती है। जब हम ट्रिनिटी ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो हमारा जो एक्शन है वो हमारा लग्न से होता है या फिर हमारा केंद्र से होता है। सेकंड हाउस में एक्शन का कोई काम नहीं है, सेकंड हाउस में सिर्फ मानसिकता का काम है। तो सेकंड हाउस में आकर के हम अपनी मानसिक तौर से डिसीजन लेते हैं। अब कहाँ ये जाता है कि सेकंड हाउस का कारक चंद्रमा भी है। चंद्रमा किस तरीके से सेकंड हाउस का कारक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें ये पता है कि हमारा सेकंड हाउस हमारी मानसिकता को शो करता है तो हमारी मानसिकता के कारण हम इस भाव से कुछ ज़्यादा ही जुड़े हुए होते हैं। इसलिए मानसिकता का कारक भी हमारा चंद्रमा है। इस भाव से संबंध में जब हम बात करते हैं कि ये भाव जो है वो हमारी मानसिकता को भी शो करता है, मानसिकता के कारण ही हम अपने जीवन में डिसीजन लेते हैं। तो चंद्रमा हमारी मानसिकता का भी कारक है। कई बार ये कहा जाता है कि चंद्रमा भी जो है वो सेकंड हाउस का नैसर्गिक कारक माना जा सकता है। तो यहाँ पर आकर के पजल होना बहुत स्वाभाविक है कि जब नैसर्गिक कारक शुक्र है, सहायक कारक हमारा यहाँ का गुरु है, तो चंद्रमा सेकंड हाउस का नैसर्गिक या सहायक कारक कैसे हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रमा जो है वो हमारा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होकर के चंद्रमा जो है वो हमारी मानसिकता को, हमारे मन के विचारों को शो करता है। साथ ही चंद्रमा जो है वो फोर्थ भाव के कारकत्वों से कनेक्टेड भी होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए इस भाव के कारण हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं या संबंधित जितने भी लोग होते हैं वो भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये बात हम सभी लोग जानते हैं। चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होकर अपने से 11 भाव में, इस भाव में उच्च का हो जाता है। हम लोगों को मालूम है चंद्रमा की वृषभ राशि में जाकर के चंद्रमा जो है वो उच्च का हो जाता है। जो घर की फोर्थ हाउस का लॉर्ड होने के कारण चंद्रमा जो है वो फोर्थ हाउस की जो हैप्पीनेस होती है वो सेकंड हाउस के सभी फलों से साथ जाकर के जुड़ जाती है। इस कारण चंद्रमा को इस भाव का सहायक कारक माना जाता है। नैसर्गिक कारक शुक्र है, हम तो सभी जानते हैं इस बात को। शुक्र जो है वो फीमेल है, तभी इस भाव को स्त्री का भाव भी कहा जाता है, फीमेल का हाउस भी कहा जाता है। दूसरी बात ये और आती है कि चंद्रमा जो है उसका सबसे प्रिय नक्षत्र रोहिणी भी वृषभ राशि में आता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। जिसके चारों चरण
अन्य ग्रहों के साथ साथ चंद्रमा का भी इसमें रोल आता है। यहाँ रहकर चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय करना चाहता है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, जबकि चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। यहाँ रह कर के चंद्रमा थोड़ा सा एंजॉय करता है अपनी लाइफ को, क्योंकि बहुत जल्दी चंद्रमा फास्ट मूविंग है, हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन स्थिर राशि में आने के कारण चंद्रमा यहाँ रुकना चाहता है, थोड़ा और एंजॉय करना चाहता है। साथ में चंद्रमा की कथा के बारे में हम सभी लोगों को पता है, जो किताबों में लिखी हुई है, कि चंद्रमा फीमेल का साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इस भाव का नैसर्गिक कारक शुक्र है। शुक्र क्या है? शुक्र हमारे घर की साज सज्जा है, शुक्र हमारे घर की सुख समृद्धि है, हमारा धन है। साथ ही साथ हमारे घर की जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, वो सभी शुक्र के अंडर में आती हैं। शुक्र को ही होम मिनिस्ट्री का दर्जा भी दिया गया है। अगर हम गुरु की बात करें कि गुरु भी जो है वो यहाँ का नैसर्गिक कारक है, तो कैसे है एक शुक्र का और गुरु का सेकंड हाउस में किस तरीके से रोल होता है, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। तो इस भाव का सहायक कारक गुरु को भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु जो है वो परिवार में एल्डेस्ट होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। इसके कारण घर के जो मेजर डिसीजन होते हैं वो आज भी घर में घर के बड़े बुजुर्ग ही करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जहां घर के बाहर रह कर के भी काम होते हैं। नॉर्मली घरों में देखा होगा कि घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या घर के जो मेल मेंबर्स होते हैं, वो सभी घर के बाहर जाकर के घर की एक्टिविटी को देखते हैं, जबकि फीमेल्स जो होती हैं, घर की लेडीज जो होती हैं, वो घर के अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको संभालती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु और जो शुक्र है वो नैसर्गिक कारक है सेकंड हाउस का। साथ ही साथ ये जो भाव है, इस भाव को मारक भाव भी कहा जाता है। ये मारक भाव किस तरीके से होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस भाव के लिए, मारक भाव कहने के लिए सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। नॉर्मली तौर पर ये कहा जाता है कि सेकंड भाव मारक क्यों है, क्योंकि जब हम आयु की बात करते हैं तो सेकंड हाउस से को हम जब मारक के रूप में देखते हैं तो एट्थ हाउस क्या है? एट्थ हाउस हमारी आयु का स्थान है। हमारी आयु से एट्थ हाउस से ट्वेल्थ की जब हम बात करते हैं तो हमारा सेवेंथ हाउस आता है। सेवेंथ हाउस को भी मारक स्थान माना जाता है। साथ ही साथ अगर हम भावार्थ भावम की बात करते हैं तो एट्थ हाउस से एट्थ यानी कि थर्ड हाउस भी हमारी आयु को शो करता है, जिसके लिए हम दृष्टिकोण कुंडली का भी निर्माण करते हैं। तो थर्ड हाउस का भी 12 पड़ता है हमारा सेकंड हाउस, यानी कि थर्ड हाउस से संबंधित जितने भी कारकत्वाज होते हैं, हमारे भाई बहनों से संबंधित जितनी भी कमियां होती हैं, वो सारी की सारी हम जो है वो सेकंड भाव में देखते हैं। साथ ही साथ हमारा जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव का अष्टम भाव भी हमारा जो है वो सेकंड हाउस पड़ता है, यानी कि हमारी लाइफ पार्टनर के संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। इसके अलावा सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस नाइन्थ हाउस से भी सिक्स्थ हाउस पड़ता है, यानी कि हमारे पिता से जितनी भी बीमारियां होंगी वो सब हम जाकर के सेकंड हाउस में देख सकते हैं। इसके अलावा 11वें भाव से सेकंड हाउस जो है वो चतुर्थ स्थान में पड़ता है, यानी हमारे भाई बहनों का जो सुख है, हमारे भाई बहनों की जो सुख समृद्धि है, वो भी जाकर के हम सेकंड हाउस में देख सकते हैं। ये वो चीज़ है, वो बातें हैं जो नॉर्मली हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं तो यहाँ पर क्या है, जब हम पुराने समय की बात करते हैं तो पुराने समय में क्या हुआ करता था कि जब इंसान को, अपने परिवार में जो इंसान रहता था, उसकी सार्थकता को या उसके चरितार्थ को देखने के लिए, या कह लो कि जब किसी व्यक्ति विशेष की अपनी जिम्मेदारियां खत्म हो जाती थी, अपने कर्तव्य, अपने दायित्व पूरे हो जाते थे, तो वो अपने जीवन के सत्य को जानने के लिए वो एक अपनी अलग ही यात्रा पे निकल पड़ता था।
लेकिन उस यात्रा में उसके परिवार के लोग उसके लिए बाधक बन जाते थे। उसको लगता था कि भाई मेरे जो परिवार के लोग हैं वो मुझे उस रास्ते तक जाने नहीं देंगे, तो वो उन लोगों को बाधक मानता था। उससे क्या होता था कि उनको सक्सेस नहीं मिलती थी, उनको सफलता नहीं मिलती थी। आज की भी अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो सेकंड हाउस को मारक मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं मानते। तो मेरा मानना यही है कि सेकंड हाउस, ऐसे तो हर भाव किसी न किसी भाव से सेकंड होगा, किसी न किसी भाव से 12th होगा, किसी न किसी से मारक होगा, हर भाव होता है। लेकिन स्पेशली सेकंड हाउस को ही मारक भाव क्यों माना गया है? क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार को इंडिकेट करता है। पुराने जमाने में इसीलिए कहा जाता था कि ये जो परिवार के लोग होते थे वो सत्य की राह में जो इंसान जाना चाहता था, सेल्फ रियलाइजेशन करके अपने आप को जानने की कोशिश करता था, तो उसको वहाँ तक पहुँचने में उसके परिवार के लोग उसके लिए बाधक बन जाते थे। इसीलिए मारक भाव जो है वो आज भी शुभ नहीं माना जाता। और देखा जाए तो आज के ज़माने में हम देखें तो आज की परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि मारक भाव जो है, ये सेकंड मारक की बात हुई है। सेवेंथ भाव की जब हम बात करेंगे, जब हम सेवेंथ भाव की जब हम वीडियो बनाएंगे तो सेवेंथ हाउस मारक के रूप में वहाँ पर इसकी चर्चा करेंगे। फिर भी यदि हम कहते हैं कि सेकंड हाउस में हमें सारी सुख सुविधाएं हैं, सेकंड हाउस हमारा शुभ है, अच्छे फल देने में सक्षम है, लेकिन फिर भी कई बार हमें इस पे सफलता नहीं मिलती, तो उससे संबंधित हम कुछ छोटे मोटे उपाय करके भी उस चीज़ को पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपने शरीर में चांदी धारण करें। चांदी धारण करने से आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क पर काफ़ी शीतलता आएगी। आप चाहें तो अपनी फिंगर्स में भी अंगूठी पहन सकते हैं। पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा का पूजन कर सकते हैं। साथ ही घर की स्त्रियों से या बाहर की स्त्रियों के साथ में संबंध बहुत अच्छे रखें, कभी उनके साथ संबंध खराब ना करें। खासतौर पे मदर के साथ या मदर से संबंधित जो भी लेडीज़ होती हैं उनके साथ संबंध बहुत मधुर रखने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ आप एक काम कर सकते हैं, आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को फ्राइडे वाले दिन खीर खिला सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी जो आज की ज़रूरत है, आज के ज़माने में दिखावे के कारण लोग चांदी का आइटम देना पसंद करते हैं, लेकिन चांदी लेने से और देने से भी हमारी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कभी किसी को चांदी के आइटम गिफ्ट में ना तो दें और ना ही चांदी के बर्तन या चांदी का जो भी आइटम्स होता है वो गिफ्ट में लें। अगर इन छोटी सी चीज़ों से हम थोड़ा सा अपने जीवन को अगर सफल बना लेते हैं तो मैं समझती हूँ ये जीवन का सबसे अच्छा हमारा कार्य होगा, जिससे हम हमारे परिवार के साथ में सुख समृद्धि और खुशी का वातावरण देख सकते हैं। तो ये थी सेकंड हाउस से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।